हेलो दोस्तों, एमएस क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग जो है कक्षा 12 का फिजिक्स का जो वेरी इंपॉर्टेंट हम लोग जो मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन है उसको करेंगे, जो कि अभी हम लोगों ने इसमें लगभग 14 प्रश्न कर लिए हैं। उम्मीद है कि आप लोग वो वाली वीडियो भी देखे होंगे। अगर नहीं देखे होंगे तो जाकर के प्लेलिस्ट से उस वीडियो को जो है इसके पहले होगी उसको आप लोग जो है जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि हम लोग जो क्वेश्चन कर रहे हैं सब परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और परीक्षा में आने की पूरी संभावना है। इसीलिए ऐसे ऐसे प्रश्नों को जो है हम लोग लेकर के आए हुए हैं। तो चलिए हम लोग आज का भी क्वेश्चन शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 15 से, और जो अभी हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं उसको आप लोग अवश्य देख लीजिएगा। तो हमारा जो प्रश्न संख्या 15 का लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल कण नहीं है। मूल कण की बात कर रहा है कि इसमें कौन सा मूल कण नहीं है, पॉजिट्रॉन या इलेक्ट्रॉन या न्यूट्रॉन या अल्फा कण। तो हम लोग ये जानते हैं कि जो अल्फा कण होता है, अल्फा कण मूल कण नहीं होता है, ठीक है ना। ये बात याद रखिए कि जो अल्फा कण होता है ये मूल कण नहीं होता है। सी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अब देखिए एक प्रश्न और कि 16वां है कि दृश्य स्पेक्ट्रम के रंग में किसका अधिक तरंगदैर्घ्य होता है। रंग में जो तरंगदैर्घ्य होती है वो किसकी ज्यादा होती है, पीले की, लाल की, नीले की, बैंगनी की। तो अगर तरंगदैर्घ्य की बात करें जो सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य होता है वो लाल कलर का तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है। और सबसे अगर कम की बात करेंगे हम लोग तो जो बैंगनी कलर का होता है ना, इसकी तरंगदैर्घ्य जो है हमारी सबसे कम होती है। ये याद रखिएगा, तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा लाल की होती है, सबसे कम आपको बैंगनी की मिल जाएगी। तो क्वेश्चन में हमारे जो है स्पेक्ट्रम जो है दृश्य स्पेक्ट्रम है इसमें सबसे अधिक की बात किया हुआ है, तो लाल रंग की सबसे अधिक है। चलिए 17वां प्रश्न देखिएगा, लिखा है कि किसी परमाणु का नाभिक बना होता है, यानी किसी परमाणु का जो नाभिक होता है वो किसका बना होता है, प्रोटॉन का बना होता है या प्रोटॉन वो इलेक्ट्रॉन का बना होता है या केवल अल्फा कण का बना होता है, प्रोटॉन वो न्यूट्रॉन का बना होता है। ये हमारा है। तो हम जानते हैं कि ये जो नाभिक होता है ये प्रोटॉन व न्यूट्रॉन का बना होता है, यानी डी वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट होगा। चलिए 18वां प्रश्न देखिएगा क्या कह रहा है कि लिखा है कि द्वितीयक तरंगिकाओं की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है। तो द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत आप लोग अगर पढ़े होंगे, सेकेंड बुक का ये क्वेश्चन है, पढ़े होंगे तो मालूम होगा कि द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत किसने दिया था, फ्रेनल ने। तो फ्रेनल ने तो नहीं, मैक्सवेल ने भी नहीं दिया है। ये जो द्वितीयक तरंगिकाओं का जो सिद्धांत है वो हाइगेंस नामक साइंटिस्ट ने दिया था। ये शिक्षा भौतिक शास्त्र थे, ठीक है ना। ये जो सी वाला हाइगेंस जो है यही वाला सही हमारा है। अब देखिए अगला प्रश्न संख्या जो 19 है कि डायोड का उपयोग किया जाता है। जो डायोड होता है, डायोड का उपयोग किया जाता है किसमें, प्रवर्धक की तरह, दोलन की तरह, मॉड्यूलेटर की तरह, दिष्टकारी की तरह। तो डायोड का प्रयोग आप लोग कहाँ पर पढ़े होंगे, आप लोग डायोड का प्रयोग अर्धचालक वाले में पढ़े होंगे और वहां पर आप लोग पढ़े होंगे दिष्टकारी के रूप में पढ़े होंगे ना। तो वही चीज यहाँ पर भी है, यानी जो 19 का जो है ऑप्शन सही होगा वो कौन सा सही होगा, डी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, दिष्टकारी की तरह, ठीक है ना। अब देखिए लिखा है 20वां प्रश्न कि पी प्रकार के अर्धचालकों के लिए अशुद्ध तत्व के रूप में प्रयोग किया जाता है। यानी पी प्रकार का जो अर्धचालक है इसमें अशुद्ध तत्व के रूप में प्रयोग किया जाता है। क्या प्रयोग करते हैं, बोरान को प्रयोग करते हैं, बिस्मिथ है, आर्सेनिक है या फास्फोरस। तो 20वें का जो हमारा क्या हो जाएगा, कह रहा कि इसमें देखिए अशुद्ध तत्व के रूप में प्रयोग करना है किसको, पी प्रकार के अर्धचालक को। तो जो हमारा बोरान होता है, यानी जो ए वाला ऑप्शन है हमारा ये राइट हो जाएगा, बोरान, ये यही हमारा आपका सही हो जाएगा। देखिए 21वां प्रश्न क्या कह रहा है कि एक ही तरंगदैर्घ्य के इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन को कौन सी भौतिक राशि समान होगी। एक ही अगर तरंगदैर्घ्य के इलेक्ट्रॉन तथा फोटॉन अगर है तो कौन सी भौतिक राशि हमारी समान होगी, वेग, ऊर्जा या संवेग या कोणीय संवेग। तो इसका जो आपको आंसर होगा मिलेगा कोणीय केवल जो संवेग होगा यही वाली राशि आपको समान मिलेगी।
कौन सी, समवेग, ये आपको समान मिलेगा। भौतिक राशि की बात कर रहा है, ये आपको भौतिक राशि है, ये आपको समवेग जो है आपको समान मिलेगी। चलिए अगला प्रश्न हमारा ये कह रहा है कि आदर्श अमीटर का प्रतिरोध होता है, तो आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? ये आदर्श अमीटर का जो आपको प्रतिरोध मिलेगा ये 0 होता है, और अगर केवल अमीटर का कहता है तो इसका प्रतिरोध अलग होता है। आदर्श प्रतिरोध की अगर बात करें तो ये 0 हो जाएगा, जिसको हम लोग 0 कहते हैं। बी वाला ऑप्शन हमारा राइट होगा। अब देखिए यहां पर लिखा है अगला प्रश्न की लेंज का नियम किसके संरक्षण के सिद्धांत का परिणाम है? जो लेंज का हमारा नियम है किसके संरक्षण के सिद्धांत का परिणाम है? आप संरक्षण का सिद्धांत पढ़े होंगे, कई प्रकार का संरक्षण सिद्धांत होता है, वैसे ही लेंज के संरक्षण, लेंज का जो नियम होता है ये भी हमारा किसी न किसी संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है, तभी तो दिया है। अगर ये संरक्षण सिद्धांत पर आधारित न होता तो जरूर क्वेश्चन पेपर में न दिया होता। तो हम धारा संरक्षण पर आधारित होगा, या ऊर्जा संरक्षण पर, या संवेग संरक्षण पर, या आवेश संरक्षण पर। आप लोग कई प्रकार का संवेग संरक्षण पढ़े होंगे, और जो है यहाँ पर लेंज का जो नियम है आप लोग जानते हैं कि लेंज का जो नियम होता है ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित होता है, यानी 23वें का जो होगा आपको बी वाला ऑप्शन राइट मिलेगा, ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित मिलेगा आप लोगों को। अब देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि एम्पियर घंटा मात्रक है। एम्पियर घंटा आप लोग पढ़े होंगे एम्पियर सेकेंड, तो हम जानते हैं कि एम्पियर जो सेकंड होता है किसका मात्रक होता है? तो एम्पियर जो सेकंड आप लोग पढ़े होंगे कि वो आवेश का मात्रक होता है। यहाँ पर सेकंड के स्थान पर घंटा में दे दिया है, यानी इसकी यूनिट को बदल दिया है, इसके मात्रक को बस बदल दिया है। देखिए मात्रक को जो है छोटे से बड़ा कर देना, बड़े से छोटा कर देना, क्वांटिटीज को नहीं बदलता है, या उसकी जो है एक तरीके से ये कह लिया जाए कि जो क्या बोलते हैं जो राशि होती है राशि को नहीं बदलेगा। जैसे शक्ति है, अब इसका मात्रक आप लोग वाट भी लिखते हैं, शक्ति का मात्रक जूल प्रति सेकंड भी लिखते हैं। तो देखिए मात्रक बदल सकता है, लेकिन जो है उसका जो भौतिक राशि वो भौतिक राशि नहीं बदल सकती है छोटा बड़ा होने की वजह से। तो एम्पियर घंटा जो होता है आप जानते हैं Q बराबर IT होता है। तो आवेश का मात्रक आप लोग, अरे ये किसका मात्रक मिल जाएगा? आवेश का मात्रक मिल जाएगा, यानी बी वाला ऑप्शन आपका क्या होगा? राइट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? बी वाला राइट ऑप्शन आपको राइट होगा, ये याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न क्या है कि प्रकीर्णित अल्फा कण का पथ होता है। अब 25वां प्रश्न हम लोग शुरू कर रहे हैं, ठीक है, कि प्रकीर्णित अल्फा कण का पथ कैसा होता है? वृत्ताकार होगा, परवलयकार होगा, दीर्घ वृत्ताकार होगा, अति परवलयकार होगा। ये प्रकीर्णित जो अल्फा कण होता है आप लोग इसको प्रकीर्णन अल्फा कणों का प्रकीर्णन प्रयोग पढ़े होंगे, उसमें आप लोग देखे होंगे कि इसका जो मार्ग होता है वो कैसा होता है? अति परवलयकार मार्ग आप लोग को मिलेगा। कैसा मिलता है? अति परवलयकार, याद रखिएगा। और इसको जाकर के आप लोग इसको कॉपी में भी देख सकते हैं, आप लोग लिखे भी होंगे तो ये अति परवलयकार होगा। नहीं लिखे होंगे तो आप लोग यहीं से जो है देख करके पढ़ करके जाइए, उम्मीद है कि पेपर में जरूर आ जाएगा। अब देखिए 26 नंबर का जो प्रश्न क्या लिखा है कि निम्न में कौन इंद्रधनुष के निर्माण का कारण है? इंद्रधनुष जो बनती है हमारी वो किसकी वजह से बनती है? प्रकीर्णन की वजह से, या विवर्तन की वजह से, वर्ण विक्षेपण की वजह से, या अपवर्तन की वजह से? तो हम लोग जानते हैं कि जो इंद्रधनुष बनती है, इंद्रधनुष बनने का जो कारण है वह वर्ण विक्षेपण की वजह से आपको इंद्रधनुष बनती है। और जिसकी वजह से जब इंद्रधनुष बरसात के मौसम में बनती है, बरसात के मौसम में बनती ही है, मतलब जब बरसात के मौसम में इंद्रधनुष बनती है तो आप लोग को 7 रंग उसमें दिखाई देते हैं, जो कि विग्योर के नाम से जाना जाता है। आप लोग वहां पर इंद्रधनुष भी देखे भी होंगे, ऐसा नहीं कि देखे भी नहीं होंगे। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। लिखा है कि रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होगा? वास्तविक एवं सीधा। तो रेटिना पर प्रतिबिंब बनता तो जरूर है वास्तविक, लेकिन सीधा नहीं बनता है, ये याद रखिएगा। रेटिना पर बना प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, लेकिन वास्तविक होता है। अब देखिए कहीं पर वास्तविक और उल्टा का ऑप्शन दिया है, तो बी वाला जो है आपको वास्तविक और उल्टा यही वाला सही है। काल्पनिक वाला तो सही नहीं हो सकता, पहली बात याद रखिए, काल्पनिक वाला सही नहीं होगा, यानी बी वाला आपको ऑप्शन राइट हो जाएगा।
अब देखिए अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न भी है और आज का जो है अंतिम प्रश्न भी है। लिखा है कि 28 18 वैद्युत द्विध्रुव का एसआई मात्रक। वैद्युत द्विध्रुव का फॉर्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू, आप लोग जानते हैं कि Q इंटू 2L होता है। तो Q का मात्रक क्या होता है, ये आवेश कूलाम और ये लंबाई है, लंबाई का क्या होगा मीटर, यानी कूलाम मीटर। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन आप लोग को राइट मिल जाएगा। यानी वैद्युत जो द्विध्रुव है इसका जो एसआई मात्रक होगा, ये एसआई मात्रक इसका कूलाम मीटर हो जाएगा। इस तरीके से हमारा ये बी वाला ऑप्शन राइट हो गया। उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो है क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ गए होंगे और आप लोग याद भी कर लेंगे, ताकि पेपर में आए तो आप लोग इसे जरूर कर लें।